नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग देखेंगे शिवाजी के इतिहास के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण विवरण है इस क्लास में। इससे पहले शेरशाह सूरी, अशोक और अकबर का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। लगभग 50 राजाओं का इतिहास भारत में, जो अपने प्रयास से जो सुधार उन्होंने किया, जो विजय अभियान उनका रहा, जो उनकी युद्ध नीति रही, उन सब के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आज हम लोग छत्रपति शिवाजी के विषय में जानेंगे। आइए सबसे पहले एक परिचय के रूप में क्या आपको पीटी में या मेंस में जानना चाहिए उसे आप देखें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड या फिर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, और आप मराठा साम्राज्य के विषय में नोट्स बना रहे हैं और उसमें भी एक राजा के रूप में, ठीक है, एक मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में छत्रपति शिवाजी का नोट बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंट्रो में छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि भारतीय इतिहास के महान योद्धा है, 1630 से लेकर 1680 के मध्य में इनका जो क्रियाकलाप है, प्रमुख प्रशासक के रूप में इन्होंने जो मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया है ना, उसके इतिहास को आप कैसे लिखोगे यहाँ पे मैं वो बता रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 के मध्य भारतीय इतिहास के महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। इनके द्वारा मराठा साम्राज्य का स्थापना किया गया और उन्होंने मुगलों को, आदिल शाही, कुतुब शाही, यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध जिस तरीके से संघर्ष किया, इनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से आज भी भारतीय इतिहास में अंकित है। मराठा राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई। इनके द्वारा गुरिल्ला युद्ध की नीति को अपनाया गया था। प्रशासनिक दक्षता में अष्ट प्रधान के विषय में आपने सुना होगा, वो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। धार्मिक सहिष्णुता थी इनके अंदर। ये किसी भी तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब के बीच में भेदभाव नहीं करते थे, यानी कि ये धार्मिक सहिष्णुता पे इनका बल था और इन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। प्रारंभिक जीवन की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किला, महाराष्ट्र में हो रहा है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। पिताजी का नाम की बात की जाए तो शाहजी भोसले जो है इनके पिताजी का नाम है और ये पूना के जागीर को संभाल रहे थे। बाद में ये बीजापुर सुल्तान के सेनापति भी बने। लेकिन शिवाजी का जो व्यक्तित्व था, ठीक है, वो स्वराज की मांग करते थे। स्वतंत्र साम्राज्य के विकास पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म, यानी कि जो वो एक परंपरा थी, सनातन धर्म की परंपरा, तो एक हिंदू साम्राज्य, हिंदू राष्ट्र की स्थापना पे उन्होंने बल दिया। इनकी माता का नाम जीजाबाई है और इनके जो गुरु हैं, इनके दादाजी हैं, जिनका नाम कोंडदेव है, जिन्होंने प्रशासनिक जो दक्षता है, कौशल है शिवाजी के अंदर जो आता है, उनके दादाजी का योगदान बहुत अधिक रहता है। दादाजी का नाम कोंडदेव था, आप याद रखेंगे। संत रामदास की बात की जाए तो इनके द्वारा आध्यात्मिक जो ज्ञान है शिवाजी को प्रदान की गई थी, ठीक है। शिवाजी का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है। ये उनका प्रारंभिक जीवन है जिसमें उन्हें शिवाजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे उनकी कृति आगे बढ़ती है और चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, वो छत्रपति बनते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में भारतीय इतिहास में जाने लगते हैं। प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार की बात की जाए तो माता से उन्होंने, जो उनकी माता है जीजाबाई, उनसे उन्होंने रामायण और महाभारत की कहानियां उन्होंने जो सुनी थी, उससे उन्हें प्रेरणा मिली। दादाजी जो थे कोंडदेव, उन्होंने प्रशासन और युद्ध कौशल की शिक्षा दी और बचपन से ही स्वराज और स्वतंत्रता का सपना शिवाजी देखते थे। तो ये आप अपने इंट्रो में, अपने नोट्स में ये लिख सकते हो, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। शिवाजी का अगर साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, शिवाजी महाराज का साम्राज्य विस्तार सबसे पहले 1645 से लेके 1647 के मध्य बीजापुर और तोरण के किले पर इन्होंने अधिकार किया। 16 वर्ष की आयु में बीजापुर के कमजोर प्रशासन का लाभ इन्होंने उठाया और तोरण किला जीता। देखो, अगर भारत के मैप पे देखते हो तो ये पूना की जागीर को यहाँ पे संभाल रहे थे और ये पूरा जो इनका साम्राज्य है वो धीरे धीरे फैलने लगता है। सूरत की जो लूट थी उसके बाद मुगलों को कड़ी चुनौती दे देते हैं ये, और इधर जो दक्षिण में बीजापुर है वो कमजोर पड़ता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि औरंगजेब भी कहीं ना कहीं चाहता है कि हम फतह कर लें
बीजापुर को, मराठा साम्राज्य को, लेकिन यहाँ पे एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन बीजापुर धीरे धीरे जो है कमजोर हो जाते हैं और मराठा इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि अंततोगत्वा वो मुगलों को चुनौती देने लगते हैं और मुगल गद्दी को कठपुतली की भांति अंग्रेजों के काल में प्रयोग भी करने लगते हैं। लेकिन मराठा साम्राज्य जो है धीरे धीरे पेशवाई में तब्दील होता है और योग्य उत्तराधिकार ना होने के कारण भविष्य में कभी भी मराठा साम्राज्य एक पूरे राष्ट्र को, ठीक है, ऑप्शन के रूप में नहीं उभर पाता है, क्योंकि अंग्रेजों की अपनी नीति रहती है, कूटनीति रहती है, जिसके माध्यम से मराठा साम्राज्य को वो अपने तरीके से क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। अगला जो इनका है 1647 में कोंडाना सिंहगढ़, जिसमें कि बाद में फिर पुरंदर और रायगढ़ के किलों को इसने जो है इनके द्वारा विजय किया गया। बीजापुर सुल्तान के साथ इनका जो संघर्ष है वो स्टार्ट होता है 1659 में। ये सारा डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खां को भेजा था, लेकिन अफजल खां की हत्या शिवाजी के द्वारा कर दी जाती है। प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी ने अफजल खां को परास्त किया था और ये कहानी भी आप लोगों को पता होगा कि दोनों गला मिलते हैं और वो क्या करते हैं, चाकू निकालते हैं, शिवाजी के पीठ पर वार करते हैं। लेकिन फिर शिवाजी तो बिना हथियार के गए रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में शेर का नाखून होता है, जिससे वो पूरा क्या करते हैं, अफजल खां के पेट को फाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी कहानी बहुत फेमस है। एनसीईआरटी का कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें कि आपको 520 प्लस क्लासेस मिलेगी। विद्याश्री लर्निंग ऐप पे कंप्लीट एनसीईआरटी 999 रुपया में आप लोगों को प्रदान किया जा रहा है। नंबर है हमारा 7779992221। इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क साध सकते हैं और कोर्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे संपूर्ण विवरण में कि मुगलों के साथ संघर्ष, ठीक है, 1660 से लेके 1667 के मध्य में जो मुगलों के साथ इनका संघर्ष है ये बहुत ही रोचक है। ठीक है, एक सूरत की लूट होती है, ठीक है, जो कि 1664 में होती है। उसके बाद क्या होता है, सूरत की लूट के बाद जो कड़ी चुनौती प्रस्तुत की जाती है मुगलों को, वहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन इसकी जो बुनियाद है, इसका जो फाउंडेशन है 1660 से लेके 1667 के मध्य जो ये चल रहा है, तो इसमें औरंगजेब ने शिवाजी को जब प्रारंभ में ही रोकने का प्रयास किया था तो अपने मामा को भेजा था, जो कि उसका सेनापति था शाइस्ता खां। लेकिन शाइस्ता खां को भी अफजल खान की तरह जो है शिवाजी निपटा देते, लेकिन शाइस्ता खां किसी तरह बच के निकल जाते हैं। ठीक है, अब बच के निकल जाते हैं, फिर वहां जाते हैं जब दिल्ली, तो उनका दरबार में बहुत किरकिरी होता है और उनको उसके बाद जो है छुट्टी दे दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। 1663 में शिवाजी ने चतुराई से शाइस्ता खां पर हमला किया, लेकिन वो भागने में जो है वो सफल हो जाता है। ठीक है, 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर मुगल खजाने को ही लूट लिया। जो 1664 की ये लूट रहती है, ये वास्तव में शिवाजी के द्वारा मुगलों को प्रदान किया गया कड़ी चुनौती रहता है। इसी तरीके से 1666 में आगरा के किले में औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, लेकिन चतुराई पूर्वक क्या करते हैं, शिवाजी वहां से भी भाग निकलते हैं। आगे आपको बताएं कि शिवाजी को फिर क्या होता है, पुरंदर की संधि, उसमें बुलाया जाता है। ठीक है, और औरंगजेब का जन्मदिन रहता है। औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है कि उसे मतलब कि उसने 5000 मनसबदारी शिवाजी को प्रदान करता है और उनके पुत्र को भी 5000 जो मनसबदारी है वो प्रदान किया जाता है। इस बात से शिवाजी को बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा नहीं लगता है और दरबार से वो उठ के जाने लगते हैं। तो मुगल दरबार में जितने भी रहते हैं दरबारी, वो कहते हैं ये तौहीन है। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब जो है आदेश देते हैं कि इन्हें कैद कर लिया जाए और उसी समय ग्वालियर के किले में इनको कैद कर लिया जाता है। अब पुरंदर की संधि जो हो रही है 1665 में हो रही है। मुगल सेनापति जय सिंह के जो संघर्ष है, ठीक है, जो जय सिंह है और इधर से छत्रपति शिवाजी हैं, पुरंदर की संधि होती है, जिसमें 35 किले में से कुल जो किला रहता है 35 किला रहता है शिवाजी के अंडर, जिसमें कि 23 किले जो है मुगलों को दे देना पड़ता है। मूवी में भी आपने देखा होगा इस चीज को, लेकिन बाद में ये सारा पुनः से जो है मुगलों से जीत लिया जाता है ये। ठीक है, इनके द्वारा सरदेशमुखी और चौथ टैक्स लगाया जाता है शिवाजी के द्वारा, वो भी अभी आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से किस क्षेत्र में लगाया जाता है ये तमाम चीजें।
मराठा साम्राज्य का पुनर्स्थापन, ठीक है, 1670 से 1680 के मध्य में होता है, जिसमें पुनः सूरत पर आक्रमण की जाती है और खजाने को लूट लिया जाता है। ठीक है, ये इस कहानी के बाद औरंगजेब जानता था इस चीज को और वो शिवाजी को बहुत ही शक के नजर से देखता था। यही कारण था कि जय सिंह के कहने के बावजूद कि बीजापुर को जीतने में छत्रपति शिवाजी मदद करेंगे औरंगजेब का, लेकिन औरंगजेब इस चीज को शक के नजर से देखता है और जब बीजापुर को जीतने जाते हैं तो उसमें असफलता हाथ लगती है, जिसके कारण उन्हें और ज्यादा इस चीज से चिढ़ मच जाती है। तो मराठा साम्राज्य का पुनर्स्थापन जो है 1670 में, 1674 में रायगढ़ में भव्य समारोह होता है, जिसमें छत्रपति की उपाधि दी जाती है और मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, यह छत्रपति जो है उपाधि ये दिया जाता है। इसकी भी बहुत रोचक कहानी है। छत्रपति शिवाजी को वहां पर होता यह है कि वहां जितने भी ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्ग रहते हैं, वो बोलते हैं पहले साबित करना होगा शिवाजी को कि वो क्षत्रिय कुल के हैं। तो फिर उनका रिश्ता जो है जोड़ा जाता है एक पुराने खानदान से, ठीक है, जो जिसमें कि एक इतिहास भी है, उसे निकाला जाता है और उनको वास्तव में एक छत्रपति के रूप में वहां पे स्वीकार किया जाता है कि नहीं, वे छत्रपति के ही जो है वंशज हैं और एक क्षत्रिय का ही जो है वो वंश है, जिसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के समय तक मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल चुका था, लेकिन इसके बाद जो पेशवाई आते हैं, ठीक है, जो पेशवा अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो शिवाजी के प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं, मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री होते हैं, उनके द्वारा पूरे मराठा साम्राज्य का फिर विस्तार किया जाता है। देखो यहाँ प्रशासनिक नीति में ये चीजें हैं भी, प्रशासनिक नीतियां जिसमें केंद्रीय प्रशासन में अष्ट प्रधान मंडल थे, 8 मंत्री थे, जिसमें जो पेशवा होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, सेनापति जो होते थे, है ना, अमात्य वित्त मंत्री होते थे, पेशवा प्रधानमंत्री, सेनापति, है ना, उसके बाद अमात्य, अमात्य मतलब वित्त मंत्री, वाक्यानवीस यानी लेखाधिकारी, सचिव होते थे जो कि राजस्व और न्याय व्यवस्था को देखते थे, सुमंत होते थे जो विदेशी नीति को देखते थे, पंडित राव जो कि धार्मिक मामले को देखते थे, और न्यायाधीश जो कि दंड देने का कार्य करते थे किसी भी विषय पे। ठीक है, तो ये अष्ट प्रधान आप लोगों को याद रखना है। राजस्व नीति के विषय में बात किया जाए तो चौथ और सरदेशमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चौथ और सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी मतलब कि ये जो मराठा साम्राज्य का अपना क्षेत्र था वहां पे सरदेशमुखी टैक्स वसूला जाता था, और चौथ जो था ये सरदेशमुखी 1/10 था। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपए का इनकम हुआ या अनाज हुआ तो 10 रुपया जो है वो टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा सरदेशमुखी में। चौथ था 1/4 यानी कि 25%, और ये लगाया गया था वैसे क्षेत्र में जो मुगलों के क्षेत्र को जो विजय किए थे मराठा साम्राज्य में जो शामिल थे, वहां से चौथ वसूला जाता था। इवन बीजापुर का भी जो क्षेत्र था, ठीक है, जो संधि के तहत इनके अंदर आया था, वहां पे चौथ वसूला जाता था। सैन्य नीति की बात की जाए तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरिल्ला युद्ध नीति में ये होता था छुपकर भी वार किया जाता था, और अगर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से शिवाजी को जाना है इनसे मिलने के लिए, तो इनका जितना सेना रहता था वो सेना पहले ये सेना जाता और उसका ड्रेस पहन लेता, और तमाम जो सेनाएं रहती थी वो शिवाजी की सेना खड़ी रहती थी। जब ये चाहता भी था कि शिवाजी पे किसी तरह का हमला करेंगे तो सेना रोक देता था, तो यह आश्चर्यचकित हो जाता था कि हमारे ही सेना हमें क्यों रोक रहा है। तो पता चलता था नहीं, सेना का ड्रेस भले ही इसका है लेकिन जो सैनिक है वो शिवाजी के सैनिक है। ठीक है, मजबूत नौसेना का विकास भी शिवाजी के द्वारा किया गया था। नेवल मतलब कि आर्मी जो है इनके द्वारा खड़ी की गई थी। कला, संस्कृति और धर्म नीति की बात की जाए तो सभी धर्मों के प्रति इनका जो सम्मान है वो बराबर था। यहां पर एक चीज और आप लोगों को बताएंगे, संत रामदास, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास का समर्थन ये करते थे इनके विचारों का। मराठी भाषा और साहित्य को इन्होंने बढ़ावा दिया और किलों और मंदिरों को संरक्षण दिया। अब देखो मराठा साम्राज्य के उदय में एक क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का उदय का कारण क्या है। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के उदय का कारण क्या? तो भौगोलिक कारण है, उस समय की राजनीतिक कारण थी, उस समय की औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी, हिंदू को
जो जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जाता था, जबरदस्ती धर्मांतरण कराए जाते थे, तो ये तमाम कारण और मराठी भाषा और साहित्य को जो बढ़ावा मिला, और जो ये रामदास, तुकाराम, गुरु रामदास जितने भी लोग थे, ठीक है, ये महान संत थे और वहां के युवाओं को प्रेरित करते थे, ठीक है, स्वराज के लिए। तो यही तमाम चीजें मराठा साम्राज्य के उदय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हो, इसके लिए बहुत डिटेल क्लास चाहिए, ठीक है, यानी कि मराठा साम्राज्य के उदय के पीछे क्या कारण थे, तो एक एक पॉइंट पे आप एक एक घंटा, दो दो घंटा आराम से पढ़ सकते हो। इस पे नोबेल लिखा हुआ है, लेकिन सवाल ये यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना जानना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका समय कीमती है। आप उन चीजों को पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में जो पॉइंट पूछा जा रहा है उसको आप अच्छे से टिक कर सको, उस मतलब उस पॉइंट को आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। तो यहां जो चीजें मैंने शॉर्ट में यहां पे दिया है आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स लगातार साथ साथ बनाते चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। उत्तराधिकारी की बात की जाए या शिवाजी की, तो 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ किला में इनकी मृत्यु होती है। उत्तराधिकारी में संभाजी महाराज, जो 1681 से लेके 1689 तक गद्दी संभालते हैं। ये मुगलों के द्वारा बंदी बना लिए गए थे, ठीक है, ये बहुत फेमस इनके ऊपर कहानी भी है। राजा राम महाराज और फिर मराठा साम्राज्य की पुनर्स्थापना पेशवाओं के द्वारा किया जाने लगा, जो आप देखते भी हैं, बालाजी बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव प्रथम, ये सब महान पेशवाई थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यूपीएससी के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपसे पूछेगा राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में शिवाजी को आप कहां तक आंकते हैं। गुरिल्ला युद्ध नीति इनको जी थी, उसके विषय में आपसे पूछा जाएगा। अष्टप्रधान के विषय में जो था, ये जो मैंने आपको बताया कि अष्टप्रधान होते थे जो नीतियों को देखते थे किस तरीके से लागू किया जाना है, न्याय अलग देख रहा है, विदेशी मामला अलग देख रहा है, टैक्स अलग देख रहा है, ये सब। धार्मिक सहिष्णुता पे भी पूछा जाता है कि क्या शिवाजी धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में थे या विपक्ष में थे। सैन्य सुधार में पूछा जाता है कि शिवाजी के नौसेना जो थे वो कितना डेवलप्ड था, किस तरीके से उसका जो है गठन किया गया था। यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से नोट्स में लिखने हैं। निष्कर्ष की बात की जाए अगर, तो निष्कर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, अब देखना यहां आराम से, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता, आदर्श शासक, महान रणनीतिकार थे। उनकी नीतियां, नेतृत्व क्षमता भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। उनका जीवन आज भी राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, स्वराज, सशक्त शासन के प्रेरणा स्रोत से बना हुआ है। इसीलिए एक बार क्या हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति में जो है वो अमिताभ बच्चन के द्वारा छत्रपति शिवाजी ना बोलकर केवल शिवाजी बोल दिया गया था, जिसके कारण बहुत जो है किरकिरी हुई थी उनकी, ठीक है, उन्हें माफी मांगना पड़ा था। इसीलिए आपको बता दें कि शिवाजी महाराज को हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि इनका जो योगदान है भारतीय इतिहास में, उसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देखा जाता है, उसे हिंदू धर्म उद्धारक के रूप में देखा जाता है। इसीलिए इनको मतलब इनका जो इतिहास है भारतीय इतिहास में अमूल्य धरोहर है और स्वर्णिम इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।